बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन नाजमाबाद का प्रीलियम पेपर मैथमेटिक्स 2021 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इसकी एमसीक्यूज 25 एमसीक्यूज आई हैं और पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्लस एक वीडियो पहले ही मॉडल पेपर की अपलोड हो गई है, इसमें बहुत डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, ज़रा इसे गौर से देखिएगा। टॉपिक आपका कवर होना चाहिए तो फिर आप 25 के 25 एमसीक्यू सही कर लेंगे। कोशिश कर रहा हूं कि टॉपिक क्लियर हो। नीचे इसके बाद जो है 3 से 4 पेपर की मैं और एमसीक्यूज अपलोड करूंगा जो आपको मिलती जाएगी साथ साथ। पहली एमसीक्यू है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट एमसीक्यू है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिग्री ओवर थीटा इक्वल टू। ये बहुत अच्छी एमसीक्यू बनाई है, 180 ओवर पाई इसका आंसर है। कुछ लोग जल्दी में इसको 1 लिख देते हैं क्योंकि ये फार्मूला है। फार्मूले में क्या है, साइन थीटा डिग्री और नीचे भी थीटा की डिग्री होती तो आंसर 1 होता। तो फार्मूला क्या है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, जरा देखें यहां पर। ये है लिमिट थीटा डिग्री ओवर थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा मैंने बनाया और इसको डिग्री में लाने के लिए मैंने पाई से मल्टीप्लाई करा, 180 से डिवाइड। बल्कि ये इस तरीके से रेडियन में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। मुझे इसे डिग्री में लाने के लिए 180 ओवर पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा उलट हो गया लेकिन फिर भी आंसर सही आ जाएगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये पलट जाएगा। इस वक्त ये पलटा है 180 ओवर पाई, लेकिन एक्चुअली ये पलटेगा पाई ओवर 180, तो इसको जरा अंडरस्टैंड करिएगा। और साइन थीटा ओवर डिग्री बराबर हो जाएगा 1 के, और ये आंसर जो इस वक्त 180 ओवर पाई आ रहा है ये हो जाएगा पाई ओवर 180। फार्मूला असल में क्या होता है, वेरिएबल टेंस टू 0 साइन बॉक्स ओवर बॉक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे बॉक्स में तो थीटा की डिग्री है और यहाँ खाली थीटा है, तो जल्दी में मैं सही है ना इसको कन्वर्जन में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर गया। मुझे असल में इस थीटा को डिग्री में लाना था और डिग्री में लाने के लिए 180 ओवर पाई से डिवाइड करना था, तो ये पाई ओवर 180 के बजाय 180 ओवर पाई से डिवाइड करिएगा, तो आंसर चेंज होकर मेरा इस वक्त आ रहा था 180 ओवर पाई। आप इसे पलट लेंगे और पाई ओवर 180 कर देंगे, तो आंसर है पाई ओवर 180। ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। एमसीक्यू नंबर 2 है, एमसीक्यूज नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज इंडिपेंडेंट इनडिटरमिनेंट फॉर्म। सही ना, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है या इनडिटरमाइन फॉर्म है, इसमें से कौन सी है? तो आंसर है 0 इंटू इंफिनिटी, जो इनडिटरमाइंड है, जिसको आउट ऑफ मेमोरी है। सही है, डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई लिमिट नहीं लग सकती, वो इनडिटर। कितनी फॉर्म्स होती हैं जो इनडिटरमाइन होती हैं आपके पास? वो 7 होती हैं, वो मैंने यहां लिख दिया है। 0 अपॉन 0 होती है, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी, इस वक्त ये आंसर था 1 की पावर इंफिनिटी, और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये थोड़ी इंक फैल गई है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 नजरों में भर लें, ये सारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है आपके पास। तो इस वक्त आंसर था ये वाला। ये बहुत अच्छी एमसीक्यूज बनी हुई है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर x इक्वल टू e, ये मॉडल पेपर में भी सॉल्व कर दिया था, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, फार्मूला है।
ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो एक लाइन का स्लोप क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो को माइनस साइन लगाई और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3 और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर है 3/5। तो ये आंसर 3/5 हो गया। ये पहले भी आ चुकी है, इसलिए थोड़ा सा इसमें तेज चलेंगे। फिर मेरे पास एमसीक्यू नंबर है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए और उसके सेंट्रॉइड का फार्मूला। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये मैंने कर दिया। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये भी याद रखना है। ये रिवायत से थोड़ा हट के एमसीक्यूज है, ये उम्मूमन हमारे यहाँ नहीं आती है, आसान। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0, ये पहले भी बयान करा है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इंफिनिटी होता है। और ये याद रखिएगा, जब कहा गया है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो अंडरस्टूड है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और स्लोप का एक फार्मूला होता है m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को स्लोप कहते हैं। और एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल क्या होता है? 0। और टेंजेंट 0 0 होता है, इसलिए स्लोप 0। और वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल क्या होता है? 90। और टेंजेंट 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये स्लोप ऑफ वाई एक्स एक्सिस आया है 0 है, अगर ये से वाई एक्सिस कर देता तो इन्फिनिटी आंसर है। और ये उलट कर भी आ सकता है। सर उलट कर कैसे? मैंने कहा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिहाज से एक्स एक्सिस का स्लोप इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के लिहाज से एक्स एक्सिस का एंगल 90 होता है और टेंजेंट 90 इंफिनिटी हो जाएगा। और वाई एक्सिस के लिहाज से वाई एक्सिस का स्लोप 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के लिहाज से वाई एक्सिस का एंगल 0 है, तो टेंजेंट 0 0 हो जाएगा। जब कुछ नहीं बोलेगा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये स्टैंडर्ड है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बोल रहा है। लेकिन जब विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस पूछेगा तो कह देगा, मेंशन कर देगा। तो ये दोनों याद रखिएगा। इस वक्त आंसर 0 है। इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 आर। आंसर है 2, -3। तो आपको पता है कि x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट कर देंगे इसमें और x की वैल्यू निकाल लेंगे, और y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट कर देंगे इसमें और y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, वो यहां पर देखते हैं। ये एमसीक्यू नंबर 8 है, 3x माइनस 2y माइनस 6 फॉर x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट मैंने इसमें पुट क्या करा? y0। तो y की जगह 0 रखा, तो ये पूरा फैक्टर, ये पूरी टर्म जो है ना 0 हो गई। तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो -6 इधर आके +6 और 3 इधर आके डिवाइड करेगा 6 को, तो 2 आ जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट मैंने इसी में x की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो -2y माइनस 6 इक्वल टू 0 और -2y राइट पे चला गया तो +2y और 2 नीचे आके डिवाइड हो गया। तो -6 को 2 से डिवाइड करा तो -3। तो आंसर ये आपके सामने दिख रहा है 2 -3। पहले यहाँ निकाल लिया, फिर मैंने वहां पर जाकर 2 -3 को टिक कर दिया। ये रहा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। 3, 0, 0, 4 और 0, 0 का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो आंसर है 6 स्क्वायर यूनिट। कैसे सॉल्व देखते हैं। सॉल्व में क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। फिर मैंने क्या करा? x1 y1 आपको गिवन दिया हुआ है, x1 y1 आपको गिवन दिया है 3 और 0, और x2 y2 0 4 और x3 y3 0 0। सही है। इस पे मैंने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी, ये 2 0 और इसके साथ 1 है, तो ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, तो बचा 3 0 0 4। तो 3 0 0 4 1/2 वैसे ही रहा, 4 3 12 और 0 -0 0। तो ये 12 - 0 12, 2 से डिवाइड करा तो 6 स्क्वायर यूनिट आ गया। और मैंने यहाँ लिख दिया था ये 6 स्क्वायर यूनिट। यहाँ मैंने डायरेक्टली कर लिया था, मैंने कहा ये तो सब एलिमिनेट हो गए, और 4 3 12 है, 12 को 2 से डिवाइड करा तो 6 स्क्वायर यूनिट। वरना जिनको 3/3 का डिटरमिनेंट खोलना आता है वो इसको खोल के देख लें, तब भी आंसर यही आएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। एमसीक्यूज नंबर हम
चलते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। आपको पता है फंक्शन, ये चैप्टर 5 से आई है, फंक्शन मैक्सिमम कब होता है? जब एफ डबल डैश ए लेस देन 0 और यानी नेगेटिव आ जाए, और मिनिमम कब होता है? जब एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 आ जाए यानी पॉजिटिव आ जाए, और ये मॉडल पेपर में भी आ चुकी है। और एक्सट्रीम वैल्यू कब होती है फंक्शन की? जब एफ डैश ए इक्वल टू 0 हो जाए, सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाए। अगर कोई 3 बातें ये याद कर लेना तो चैप्टर 5 में से इसके अलावा एमसीक्यूज बनती ही नहीं है। मैक्सिमम की कंडीशन ये रही, एफ डबल डैश ए इक्वल टू लेस देन 0, और मिनिमम की ये रही एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0, और एक्सट्रीम की कंडीशन क्या है? एफ डैश इक्वल टू 0। इसमें नहीं है वो मेंशन। अगर 3 बातें कोई याद कर ले तो फिर चैप्टर 5 खत्म एमसीक्यूज से। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x इज हाफ ऑफ सेक स्क्वायर x अपॉन 2। कैसे? ये रहा। अब ये टेंजेंट x अपॉन 2 है तो ये इसका बॉक्स है x अपॉन 2, तो टेंजेंट बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर ऑफ बॉक्स और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स में कौन है? x अपॉन 2, तो x अपॉन 2 का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स x अपॉन 2। इसका 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लेंगे, dx ओवर dx, ये रहा dx ओवर dx, और 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लिया तो ये कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन 2 मैंने शुरू में लिख दिया और सेक स्क्वायर x अपॉन 2 ये रहा। यहां मैंने इसका फार्मूला भी लिख दिया। टेंजेंट बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर ऑफ बॉक्स और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, और जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं वो नीचे। इस वक्त आप x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं क्योंकि उसने d बाई डी एक्स का है, तो इसलिए मैंने नीचे x लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ x e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लेना है तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, और दोनों मल्टीप्लाइड की फॉर्म में। मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है तो u इंटू वी लगेगा। तो आइए जरा देखते हैं इस पे u इंटू वी कैसे लगता है। तो ये d बाई डी एक्स एक्स इंटू ई टू द पावर x, तो u इंटू वी का फार्मूला क्या है? v एज इट इज, v e टू द पावर x एज इट इज, u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव dx ओवर dx प्लस u एज इट इज, x एज इट इज, e टू द पावर x यानी v का डेरिवेटिव, तो e टू द पावर x और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स dx ओवर dx, तो ये कट गया, ये कट गया। दोनों में से e टू द पावर x कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1, यहां बचा प्लस x, तो e टू द पावर x 1 प्लस x या x प्लस 1 एक ही बात है। तो आइए जरा देखते हैं आंसर। ये रहा e टू द पावर x x प्लस 1। 13 देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ x ln 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई ये ln 2 तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव 1 हो गया तो आंसर खाली ln 2 है। शायद मैंने इसको यहां पे भी सॉल्व कर दिया, ये कर दिया 13 में। x ln 2 को मैंने बाहर फेंक दिया और x का डेरिवेटिव dx ओवर dx कट गया, तो ln 2 आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 14, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करना है, x से एक तरफ से इंटीग्रल मल्टीप्लाइड होगा, एक तरफ से dx, तो उसका इंटीग्रल आ जाएगा, फर्स्ट रूल लग जाएगा इंटीग्रेशन का, इंडेक्स रूल। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो मुझे यहाँ नजर आ रहा था एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बाकी कहीं पर भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 नजर नहीं आता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया। वरना अगर आप आगे करेंगे तो 1 ओवर एक्स को एक तरफ से इंटीग्रल से एक तरफ से dx में मल्टीप्लाई करें तो कोशिएंट रूल लग जाएगा। कंप्लीट डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, तो इसके साथ ln लग जाएगा, तो ln x प्लस सी। मैंने इसको यहाँ सॉल्व भी कर दिया, ये जबानी क्वेश्चन था। x प्लस 1 अपॉन एक्स dx, एक तरफ से इस x से इंटीग्रल मल्टीप्लाइड हुआ, एक तरफ से dx, और एक तरफ फिर इस 1 ओवर x एक तरफ से इंटीग्रल, एक तरफ से dx। इस पे इंडेक्स रूल लग गया, पावर छुपा के इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी पावर में एक ऐड कर दिया। इसकी पावर क्या थी? यहाँ 1 में 1 ऐड करा 2, ऐड हुई भी पावर से डिवाइड, और x का कंप्लीट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, x का डेरिवेटिव dx होता है, तो सही ना, डिनोमिनेटर के साथ ln लगा दिया, तो ln x प्लस सी, ये आंसर आ गया। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 15,
जब भी ये 2x प्लस 3 की पावर -1 हो या x की पावर -1 हो या किसी भी फंक्शन की पावर -1 हो, तो आप इसे फर्स्ट रूल से नहीं करेंगे, यानी इंडेक्स रूल या पावर रूल से नहीं करेंगे। कहने लगे क्यों? मैंने कहा जब आप इसकी पावर छुपाएंगे -1 तो 2x का डेरिवेटिव 2dx और 3 का 0। dx हमारे पास मौजूद है, 2 की कमी है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड, तो ये फर्स्ट रूल लग गया। लेकिन जब आप -1 में +1 करेंगे तो 0 हो जाएगी पावर, और ऐड हुई भी पावर से जब नीचे डिवाइड करेंगे तो 0, ऊपर तो किसी चीज की पावर 0 1 हो जाएगा, और वो 1 जब 0 से डिवाइड होगा तो इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए जब भी पावर -1 हो तो आप पहले से ये ना इस पावर को नीचे ले जाके +1 बनाइए और फिर कोशेंट रूल लगाइए, तो इसका कोशेंट रूल से आंसर निकलेगा। वो ऐसे सॉल्व हुआ है। ये था -1, मैंने फर्स्ट रूल लगाने के बजाय इसको ऊपर से नीचे ले आया, तो 2x प्लस 3 की पावर +1 हो गई। अब 2x का डेरिवेटिव 2dx होता है और 3 का 0। dx मेरे पास मौजूद है, 2 की कमी है, तो ये 2 मैंने मल्टीप्लाई करा और इसे कंपनसेट करने के लिए 2 से डिवाइड करा। अब देखें 2x प्लस 3 का कंप्लीट डेरिवेटिव 2dx यहाँ मौजूद है, तो मैंने इस वाले फंक्शन के साथ ln लगा दिया, तो 1/2 के साथ ln 2x प्लस 3 लगा दिया प्लस c, ये आंसर। अब जब ये हमने चेक करा कि ये आंसर है, तो ये आंसर वहां नहीं था। जब वहां आंसर नहीं था तो फिर हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये 1/2 को मैंने 2x प्लस 3 की पावर बना दिया। हाँ, कैसे? इस रूल के तहत ln बॉक्स की पावर ट्राइंगल इक्वल होता है ट्राइंगल ln बॉक्स। यूं लिखा हुआ मिले तो यूं कर दे, और यूं लिखा हुआ मिले तो ऐसे लिख दे। इस दफा यूं लिखा हुआ मिला था ट्राइंगल इनटू ln बॉक्स, तो मैंने इसको ln बॉक्स की पावर ट्राइंगल लिख दिया। बॉक्स में कौन था? 2x प्लस 3, ट्राइंगल में कौन था? 1/2, तो 1/2 पावर बन गई। अब यहां पे ऐसे भी नहीं मिला, तो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट पावर 1/2 का मतलब, तो मैंने इसे अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस c लिख दिया। ठीक है, तो जब मैंने ये देखा तो ये आंसर मिल गया था, तो ln अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस c आंसर। 2 की पावर 3x इंटू dx, ये बहुत ही कैलकुलेटेड एमसीक्यूज है, आसान नहीं है, फुल आना चाहिए एक बच्चे को, तभी जाकर वो कर सकता। और ऐसी एक एमसीक्यूज मॉडल पेपर में भी लगी है, ये रुझान बता रहा है पेपर का, इसने रुक कर करिएगा। इसका आंसर मैंने लिखा है 8 की पावर x ln 8 प्लस c। आइए सुकून के साथ इसका सॉल्व देखते। ये था फार्मूला, ट्राइंगल की पावर बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। हमारे और आपके दरमियान बात तय है कि ट्राइंगल में कांस्टेंट होगा, बॉक्स में वेरिएबल होगा, और अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उस वेरिएबल का डेरिवेटिव बराबर में मौजूद हो, तो इसका आंसर होता है ये जो ट्राइंगल की पावर बॉक्स है ये एज इट इज होता है, और सिर्फ ट्राइंगल के साथ ln लगा देते प्लस c। इसको बुक इस तरह लिखती है a की पावर x, और x का डेरिवेटिव बुनियादी तौर पे क्या होता है? dx, वो बराबर में मौजूद है, तो किसके बराबर लिखेंगे? ये a की पावर x, जैसे मैंने लिखा है ट्राइंगल की पावर बॉक्स, तो ट्राइंगल की पावर बॉक्स वैसे ही है, तो a की पावर x को a की पावर x लिखा है। और नीचे क्या लिखा है यहां पर? ln ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में कौन है? a, तो मैंने भी लिखा है ln a प्लस c। ये बुक का फार्मूला है, ऐसे लिखा गया। ये तो बात सही हो गई सर, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ये 2 की पावर 3x दिया था इंटू dx, अब 3x का डेरिवेटिव होता है 3dx, तो मेरे पास तो खाली dx था, तो 3 की कमी थी, तो मैंने ये 3 अपने पास से लिखा, इसे कंपनसेट करने के लिए 1/3 ये लिखा। जब ये हो गया तो ये बन गया 2 की पावर 3x, यानी ट्राइंगल की पावर बॉक्स, और ये बन गया बॉक्स का डेरिवेटिव। तो जब ट्राइंगल की पावर बॉक्स बन गया, ट्राइंगल की पावर बॉक्स बन गया और डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है, तो मैंने इसको लिखा ट्राइंगल की पावर बॉक्स, तो ये ट्राइंगल की पावर बॉक्स 2 की पावर 3x वैसे ही लिखा, और नीचे लिखा है ln ट्राइंगल, तो मैंने लिखा ln ट्राइंगल, ट्राइंगल में कौन है? 2, तो मैंने ln 2 लिखा। ये 1/3 कहां से? मैंने कहा ये तो पहले से मौजूद था, यहां पर ये 1/3 यहां मौजूद था, वैसे ही रहा,
इसको लिखा मैंने ट्राइंगल की पावर बॉक्स वैसे ही, और नीचे लिख दिया ln ट्राइंगल। जब मैंने जाकर ये आंसर देखा तो वहां ये आंसर नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 की पावर 3x वैसे ही लिखा, और ये जो 3 है ना असल में नीचे ln 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो 3 को इस 2 की पावर बना दिया। उम्मीद है लोग समझ जाएंगे, स्लैश करके मैंने ऐसे लिख दिया, और ये 3 जो है ln 2 के साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो मैंने 3 को 2 की पावर लिख दिया, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो ये बन गया ln 8, और यहाँ 2 की पावर 3x को मैंने क्या लिखा 2 की पावर 3 की पावर x, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई करें तो 3 और x मल्टीप्लाइड होगा तो वापस 3x आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो ये 8 हो गया, और ये x वैसे ही रहा, तो ये हो गया 8 की पावर x, नीचे ln 8 प्लस c, ये आंसर है ln 8 की पावर x ओवर ln 8 प्लस c, ये आंसर है। आइए जरा देखते हैं, ये रहा 8 की पावर x ओवर ln 8 प्लस c। अब ln x इंटू dx बतानी तो नहीं चाहिए लॉजिक, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर था ना उसके अंदर ये एमसीक्यूज लगी हुई है, बिल्कुल एज इट इज लगी हुई है। आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका इंटीग्रल का फार्मूला नहीं होता। किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो फिर ये सॉल्व होते हैं, अगर सिंगल फंक्शन के तौर पे नजर आ रहे हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व होते हैं, u इंटू वी से। तो आइए जरा इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो यहां लगाए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ln x dx मैंने कहा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ln x dx, तो ln x मेरा u है, ये हमेशा u लिया जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन को, तो ये u एज इट इज, v का इंटीग्रल यानी dx माइनस साइन डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव क्या है, ln x का डेरिवेटिव है 1 ओवर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x dx इस u का डेरिवेटिव है ln x का, और फिर डॉटर इंटीग्रल ऑफ v, तो डॉटर इंटीग्रल ऑफ v क्या है dx है। अब ये ln x ऐसे ही रहा और dx का इंटीग्रल x आ गया, ये फादर इंटीग्रल वैसे ही रहा, ये 1 ओवर x वैसे ही रहा, और ये वाला जो dx है ना वो यहां लिख दिया है मैंने यहां, और इस dx का जो इंटीग्रल है वो x है, क्योंकि जो इंटीग्रल यहां पर होगा dx का वही इंटीग्रल यहां पर होगा dx का। यहां पे dx का इंटीग्रल x है तो यहां पे भी dx का इंटीग्रल x है, एक x से एक x कट गया, तो ये बचा, ये x मैंने शुरू में लिख दिया x ln x माइनस साइन सही, और dx का इंटीग्रल x प्लस c, तो x ln x माइनस x प्लस c, यह आंसर है। अब एमसीक्यू नंबर है 19 को देखते हैं। 19 में कह रहा है दी सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल तो मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया कि -3,2। कहने का डायरेक्ट कैसे बोल दिया, मैंने कहा भाई ये 6x माइनस 4y है, सिर्फ x और y को देखा करें, और x और y के जो कोफिशिएंट है ना यहाँ पर, अगर प्लस यहाँ पर x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट माइनस में, तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे ना वो उलट कर आएंगे, यानी x कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव होगा। तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेकर मैं जहन में चला, तो मुझे इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा नजर आया कि जिसमें x नेगेटिव था और y पॉजिटिव, तो वैल्यू ऑफ x -3 और y पॉजिटिव है। ये मैं यूं नहीं ले सकता कि इसमें x भी पॉजिटिव y नेगेटिव, मुझे x नेगेटिव y पॉजिटिव चाहिए। ये दोनों नेगेटिव थे, ये दोनों पॉजिटिव थे, तो मैंने ऐसे ही काट दिया और डायरेक्ट ऐसे ही इसको निशान लगा। अगर ये दोनों प्लस होते, यहाँ पे 6x प्लस 4y होता, तो यहां पर दोनों आंसर माइनस होते, तो आंसर ये होता -3 -2, क्योंकि कोई और ऑप्शन इसमें ऐसा है ही नहीं। अगर ये माइनस का 6x होता और ये माइनस का 4 होता, तो फिर समझ में आ गई दोनों ऑप्शन प्लस के होते, तो 3 और 2 आंसर होता।
और अगर ये माइनस होता और ये प्लस होता तो ये आंसर प्लस में होता और ये माइनस में होता, तो 3 और -2 आंसर होता। चारों मैंने बता दी। फिर आइए इसको लॉजिकल भी देख लेने, जैसे वैसे तो ये सही है, बेहतरीन अंदाज था, सही है ना। अब क्या था 19 में x² + y² + 6x - 4y - 1। तो आपको पता है मैं इस इक्वेशन को सर्किल हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, दोबारा से बोल दूं, सर्किल, एलिप्स और हाइपरबोला। तो अगर मैं सेंटर निकालना चाहता हूं इनका, तो मैं क्या करूं, इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा। एक दफा विद रिस्पेक्ट टू x तो x की वैल्यू निकल आएगी, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू y तो y की वैल्यू निकल आएगी। तीनों के लिए ऐसा कर सकता हूं। अगर मेरा डिफरेंशियल स्ट्रांग है तो मुझे इसी साइड पे जाना चाहिए। मैंने इसको लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैंने x के लिए आपसे डिफरेंशिएट करा तो ये y² 0 हो गया, -4y 0 हो गया और -1 0 हो गया, यानी मुझे सिर्फ x² और 6x नजर आ रहे थे। तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x और 6x का डेरिवेटिव होता है 6। तो फिर +6 इधर जाके -6 और 2 से डिवाइड करा तो -3। पेपर पे ज्यादा जगह नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट -3 लिखा। वहां नहीं समझे तो अब इसको देखिए कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। y के लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये x² 0 और ये 6x 0 और ये -1 कांस्टेंट है, ये 0, तो बचेगा y² - 4y। y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, मैंने लिख दिया 2y, और -4y का डेरिवेटिव क्या होगा -4 = 0। -4 राइट पे गया +4 और 2 ने आके जब डिवाइड करा 4 को तो 2 आ गया, तो y2 आ गया, x -3 आ गया। और सेकंड लॉजिक ये थी कि वो मैं नीचे लिखना भी इसके भूल गया कि आप कंपेयर कर ले x² + y² x² + y², ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इसमें जो ये x का कोफिशिएंट है वो 2g है, तो 2g किसके बराबर है 6 के, तो g किसके बराबर होगा 3 के। हमें g नहीं निकालना, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g और -f। इस इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f है, तो g मेरा निकल कर आ रहा है 3, तो मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा तो -g निकल कर आएगा -3, तो x कोऑर्डिनेट वही आ गया -3। और 2f किसके बराबर है -4, और f किसके बराबर 2 है ना, f किसके बराबर होगा माइनस, आ रही है बात समझ में, 2f बराबर है -4 तो f किसके बराबर होगा -2। लेकिन मुझे f नहीं निकालना है, -f निकालना है, तो -f बराबर होगा +2, दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है x = -3 और y = 2। तो जब मैंने जाकर ऐसे देखा, 3 तरीकों से बता दिया मैंने आपको, तो सर्किल के ये आ रहे थे, सही है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट -3, 2। रेडियस ऑफ सर्किल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये सर्किल की प्रॉपर्टीज में शामिल है कि सर्किल का जो रेडियस होता है ना वो उसके टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा। मैट्रिक में थ्योरम भी है ऐसा। 21 है, इफ एसेंट्रिसिटी = 1 तो पैराबोला। ये मैंने बताया था कल के पेपर में, ये एक एमसीक्यूज ऐसी जरूर आएगी, या मॉडल पेपर में भी आई है। पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है, एलिप्स की सेंट्रिसिटी 1 से लेस होती है, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है, और सर्किल की सेंट्रिसिटी 0 होती है। सर्किल एक कोने की नहीं है, और कोई भी कोनिक पहचाना जाता है अपनी सेंट्रिसिटी से। तो पैराबोला की 1, हाइपरबोला की >1, इलिप्स की <1। तो मैंने डायरेक्ट समझ में आ गई बात, पैराबोला टिक कर दिया क्योंकि सेंट्रिसिटी 1 दी थी। 22 ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, सही है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस बताना है हाइपरबोला का। ये मैं पीछे लॉजिक लिखने से रह गया हूं, लेकिन आंसर है अलोंग एक्स एक्सिस। वजह उसकी क्या है, 4x² - 9y² = 1 है।
अब मैं अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ले जाऊं इस 4 को तो 1/4 होगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 जबानी सीखना है, माइनस वाई स्क्वायर, और ये 9 वाई स्क्वायर के जब नीचे जाएगा तो 1/9 होगा। तो ये इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर ओवर 1/4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1/9 इक्वल टू 1। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है अलोंग एक्स एक्सिस। जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं तो इसका मतलब है एक्सिस ऑफ कोनिक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई करता है। अगर इसका सेंटर 0 0 है, सही है ना, इस हाइपरबोला का सेंटर 0 0 है। कहने लगे आपको कैसे पता चला? मैंने कहा डिफरेंशिएट कर दो यार, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और 1 भी 0, तो 4x स्क्वायर 1 के है ना 0 के बराबर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0/4 0 हो जाएगा, तो x क्या होगा? 0। y के रिस्पेक्ट से करोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और 1 0 हो जाएगा, तो -9 को जब नीचे ले जाओगे तो 0/-9 0 ही हो जाएगा, तो y भी 0 0। और जब भी सेंटर के कोऑर्डिनेट इलिप्स के या हाइपरबोला के 0 0 हो तो समझ जाइएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल वो इलिप्स है और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। तो क्या करें हम? मैंने कहा जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी इलिप्स या हाइपरबोला की तो जो एक्सिस होगा अलोंग एक्स एक्सिस होगा या अलोंग वाई एक्सिस होगा। अब इन्होंने ट्रांसवर्स एक्सिस पूछा है, तो जो पॉजिटिव होगा इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, समझ में आई, ट्रांसवर्स एक्सिस उसी के अलोंग होगा। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है। जबकि राइट साइड पे 1 मौजूद हो, इक्वल टू 1 हो, तो फिर देखेंगे इसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव होगा तो ट्रांसवर्स एक्सिस उसी के अलोंग होगा। तो पॉजिटिव कौन है? एक्स की टर्म, तो ये हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो अलोंग एक्स एक्सिस। अगर इसके सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता तो फिर हम कहते कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला आंसर होता। अगर सेंटर के कुछ कोऑर्डिनेट होते 0 0 के अलावा तो इस कंडीशन पर सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों कहते? मैंने कहा एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। अगर ये y पॉजिटिव होता है एक्स नेगेटिव तो मैं कहता अलोंग वाई एक्स अलोंग वाई एक्सिस बोलता या पैरेलल टू वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस उस वक्त बोलता जब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती, और पैरेलल टू वाई एक्सिस उस वक्त बोलता जब जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो हम करने जा रहे हैं। इन आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ए और बी बराबर होता है। जैसे हम कहते हैं ना लोमड़ी, चालाक, शेर, बहादुर, कुत्ता, वफादार, जैसे ही कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो फौरन बोलते हैं a इक्वल टू बी, और फौरी तौर पे कहते हैं इसकी सेंट्रिसिटी √2 होगी। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी √2 होती है। ऐसा ना हो कल यही टकरा जाए। 24 एमसीक्यू देखते हैं। इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये भी कल बहुत आने के चांस हैं, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। 3 वेक्टर एक ही प्लेन पर है। भाई जब एक प्लेन पर है तो 2 डायमेंशन के अंदर है, प्लेन में 2D में, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के बराबर होता है, और वॉल्यूम 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट का होता है। और ये कह रहा है तीनों वेक्टर सही ना क्या है? कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर है। एक ही प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशन है, तीसरी डायमेंशन ही नहीं है। तो जब 2 डायमेंशन है तो एरिया निकल सकता है, वॉल्यूम नहीं। तो वॉल्यूम क्या है? 0। तो ये याद कर लेगा, फॉर कोप्लेनर वेक्टर वॉल्यूम 0 होता है। उम्मीद है समझ में आई होगी। इसके बाद डीजे और मुख्तलिफ कॉलेजेस की एमसीक्यूज आपको मिलती जाएंगी एसआरई मजीद की, आप इसको देखें और सुकून के साथ देखें, तो इंशाल्लाह मैं 50 नंबर आपके सिक्योर कर दूंगा इंशाल्लाह, अगर आपने समझ के करा तो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।